हेलो एवरीबॉडी। पेपर जो अपना मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें आज पेपर नंबर क्या रहेगा अपना 802। तो देखते हैं इंग्लिश वाले 25 क्वेश्चंस को सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है ना। गौर करिएगा भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा 76 अपना क्वेश्चन देखो किस बारे में है। अपने को दे रखा है बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द ब्रैकेटेड सेगमेंट। कोई एक सेगमेंट है उसको क्या कर रखा है भाई इसने, एक सेगमेंट को क्या कर रखा है, ये देखो एक सेगमेंट है इसको ब्रैकेट में डाल रखा है ना। और ये देखो लिख भी रखा है ब्रैकेटेड सेगमेंट। बच्चा हमें इसको क्या करना है, इस रिप्लेस करना है, इस ब्रैकेटेड पार्ट को हमें रिप्लेस करना है। तो इसने दे क्या रखा है, देखो नो सुनर दे रखा है। अब हमें ये पता है जब नो सुनर आ गया तो साथ में क्या होना चाहिए भाई, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और सब्जेक्ट है वो बाद में जाएगा। तो यहाँ पर इसने डिड को तो देखो पहले लगा रखा है, लेकिन लोचा क्या है, प्रॉब्लम क्या है बच्चा, इसने देखो डिड के साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी लगा रखी है, सेकंड लगा रखी है। तो होना क्या चाहिए, पहली फॉर्म होनी चाहिए। तो बच्चा इसमें देखो नो सुनर के साथ ये देखो डिड लगा रखा और आगे वर्ब की फॉर्म कौन सी लगा रखी है, फर्स्ट लगा रखी है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपना आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है ना। अब ये गलत क्यों है, डज लगा रखा है लेकिन साथ में एस या एस लगा रखा है ना। डू क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बच्चा डू का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा हेड है तो हेज हेड आ तो सकता था, लेकिन यहाँ पर फिर वर्ब की फॉर्म कौन सी होनी चाहिए थी, थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, जो कि सारी चीजें इसमें करेक्ट नहीं हो रही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में देखो क्या दे रखा है भाई, एक्टिव वॉइस। बच्चा इसमें ये देखो दे रखा है ना, क्या दे रखा है हमें, एक्टिव वॉइस। सेंटेंस हमें जो भी दे रखा है वो किस में दे रखा है भाई, इजारम दे रखा है और साथ में ये देखो वर्ब की फॉर्म कौन सी दे रखी है, थर्ड फॉर्म। तो बच्चा जब इजारम के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है तो नेचुरल सी बात है सेंटेंस हमारा पैसिव में है, और इसने हमें डायरेक्शन भी क्या दे रखा है कि हमें बनाना क्या है, इसका एक्टिव बनाना है। तो बच्चा अगर इजारम के साथ अगर थर्ड फॉर्म दे रखी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो पहली फॉर्म, और या पहली फॉर्म यस या ईएस। और अगर वोजवर के साथ थर्ड फॉर्म होता तो हमें क्या लगाना पड़ता, सेकंड फॉर्म लगाना पड़ता। अच्छा अब सबसे पहले तो हमें ध्यान ये देना पड़ेगा कि इस वर्ब के बाद में कौन है, ही है। तो बच्चा ही सबसे पहले आ जाएगा और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो वर्ब से पहले है वो बाद में चल जाएंगे, है ना। तो देख लो जिसमें ही दे रखा हो और साथ में सॉल्व में क्या जोड़ रखा हो, एस या ईएस जोड़ रखा हो, है ना। तो ये देखो ही दे रखा है और साथ में एस या ईएस भी दे रखा है, और ये बाद में मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है, इसको इनने बाद में लिख दिया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एज का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ही के साथ पहली फॉर्म का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर ही सॉल्व नेवर, अब इसमें ये गलत हो गया भैया, ये गलत क्यों हो गया, फिर इसमें सॉल्व तो इसमें भी लगा रखा है ना। होता क्या है, जो एडवर्ब वो फ्रीक्वेंसी है ना, जैसे ऑलवेज है, ऑफन है, जनरली, यूजुअली, इनको क्या करना चाहिए, मेन वर्ब से पहले रखना चाहिए। इसलिए बच्चा ये वाला पार्ट भी, ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 78 में देखो क्या, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। बच्चा इसमें क्या दे रखा है, एरर दे रखा है ना। तो अब इसमें देखो भाई, इसमें क्या होगा, क्लीग दे रखा है, और क्या दे रखा है इसने, कंसाइंस दे रखा है, इसके अलावा इसने दे रखा है मोरली, और इसके अलावा इसने क्या दे रखा है, एक शब्द मोरली ये रहा भाई यहाँ पे, इसके अलावा एक शब्द इसने क्या दे रखा है, ग्रेव, है ना। बच्चा कंसाइंस में कोई इश्यू नहीं है, साइंस तो दे ही रखा है ना, और इसमें हमें जोड़ना क्या है, तो कंसाइंस कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। मोरल शब्द क्या चीज है अपने पास, मोरल, और बच्चा हमें इसमें जोड़ना क्या है, एल वाई जोड़ना है, ठीक है ना। ग्रेव कोई इश्यू नहीं है, ग्रेव हो गया, ग्रेव यार्ड हो गया, है ना। क्लीग की स्पेलिंग में आपको 50 टाइम्स, एटलीस्ट 50 टाइम्स में बोर्ड पर लिख चुका हूं क्लीग की स्पेलिंग आपके सामने। तो क्या हो जाएगा, COLLEAGUE, क्लीग। प्लूरल बनाना है तो बच्चा इसमें क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे। तो इसने देखो प्रॉब्लम क्या कर रखा है, इसने यू नहीं लगा रखा, यहाँ पे यू नहीं लगा रखा। समझ में आ गई बात। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में क्या दे रखा है इसने। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। बच्चा इसमें भी ग्रामेटिकल एरर वाला क्वेश्चन ही दे रखा है ना। तो इसने क्या दे रखा है, वेयर मयंक विल कम आई शैल गो विद हिम टू द सर्कस। तो इसने काम क्या दे रखा है, ये बंदा क्या काम करेगा भाई, सर्कस में जाएगा, ठीक है ना। और इधर ये क्या दे रखा है, इस काम के होने का टाइम दे रखा है। तो बच्चा जब एक बार एक एक पार्ट सेंटेंस के एक क्लोज में तो दे रखा हो कार्य, और दूसरे में उस कार्य के होने की या तो कंडीशन दे रखी हो और या उसका टाइम दे रखा हो, तो जो टाइम और कंडीशन वाला पार्ट है ना उसमें कभी शेल विल का यूज नहीं होगा। अच्छा कंडीशन वाला पार्ट होता कौन सा है, जिसमें इफ दे रखा हो, जिसमें व्हेन दे रखा हो, वो वाला पार्ट कौन सा होता है, कंडीशन या टाइम वाला।
तो बच्चा इसमें अपने को विल का यूज नहीं करना, ठीक है ना। विल का यूज नहीं करेंगे तो हमें कम में क्या जोड़ना पड़ेगा, एस जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जो हमारा सब्जेक्ट मयंक है वो कैसा है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो हमें वर्ब भी कैसा बनाना पड़ेगा, सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो बच्चा आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला पार्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 79 हो गया, तो अपने देखते हैं 80। क्वेश्चन नंबर बच्चा 80 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बच्चा हमें एक इडियम दे रखा है मुहावरा, इसका अर्थ पता लगाना है। कट टू चेस मतलब यहां पर कोई एक टारगेट है, यहां पर आपको पहुंचना है, ठीक है ना। और पहले तो आप इधर भागो किसी के पीछे चेज करते हुए, ठीक है ना, फिर इधर भागो, ठीक है ना, यहां पहुंचो। और एक आपको डायरेक्ट यहां से यहां पर आना हो, तो बताओ ये शॉर्टकट रहेगा कि ये वाला इधर रहेगा, मतलब ये वाला रास्ता इजी रहेगा या ये घूम के आने वाला डायरेक्ट वाला। तो इसका मतलब होता है कट टू चेस का मतलब भागदौड़ बंद कर दो, सीधे टू द पॉइंट आ जाओ। तो इसका मतलब क्या होता है, टू द पॉइंट आ जाना। तो क्या हो जाएगा, फोकस करना। किस पे फोकस करना बेटा, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जो सबसे जरूरी चीज है उस पर फोकस करना, और जो अननेसेसरी चीज है उसको छोड़ देना, ठीक है ना। तो इसका ये हमारा आंसर सी हो जाएगा भाई। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 81 में बच्चा क्या दे रखा है हमें, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखो बेटा यहाँ पे एंटोनिम दे रखा है ना, तो शब्द क्या है भाई, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड चीजें कैसी होती है, बेतुकी, सीली। कैसी चीजें, सीली, बकवास चीजें, ऑकवर्ड, ठीक है ना, इलॉजिकल एक तरह से जिसको बोल सकते हैं ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ग्रेसफुल दे रखा है, मीनिंगफुल दे रखा है, यूज दे रखा है, और इनोसेंट दे रखा है। तो ऑकवर्ड चीजें तो बेतुकी है, मतलब चार्मिंग है, चार्मिंग नहीं है, चार्मिंग नहीं है। और ग्रेसफुल चीजें होती है वो कैसी होती है, चार्मिंग होती है, अट्रैक्टिव होती है ना। इसका मतलब होता है अट्रैक्टिव, ठीक है, इसका मतलब होता है चार्मिंग, ठीक है ना। इसका मतलब एंचेंटिंग भी बोल सकते हैं इसको, एंटाइसिंग भी बोल सकते हैं, एंचेंटिंग भी बोल सकते हैं ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, अगर एंटोनिम, हाँ भैया इसने एंटोनिम पूछा है भाई, इसका एंटोनिम पूछा है इसने ऑकवर्ड का, हाँ तो ठीक है, ग्रेसफुल हो जाएगा। ऑकवर्ड है तो बेतुका है, और ग्रेसफुल है तो शानदार हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मीनिंगफुल चीजें कैसी होती है भाई, जिसका मतलब इंपॉर्टेंट या अनइंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट चीजें जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, बेतुकी चीजें नहीं होती, वो मीनिंगफुल चीजें होती है। यूज किसको बोलते हैं, इसके लिए मैं 2-3 शब्द दिखाना चाहूंगा आपको। इसका मतलब होता है वेरी बिग, इसका मतलब होता है वेरी बिग। बेटा मैं 2-3 आपको सिनोनिम दे रहा हूँ, वो जरूर याद रखना। इसके कोलोसल, एक शब्द है कोलोसल, एक शब्द है इसके लिए ममूथ, ठीक है, इनॉम्स, इसके लिए एक शब्द होता है इनॉम्स। बेटा ये वर्ड ध्यान रखना, अच्छे शब्द है, कोलोसल अच्छा शब्द है, मेमोथ बढ़िया शब्द, जाइजेंटिक एक शब्द होता है जाइजेंटिक, इसको जाइगेंटिक भी बोलते हैं, इसको जाइजेंटिक भी बोलते हैं, और इसको जाइगेंटिक भी बोलते हैं, ठीक है ना। याद कैसे रखना इस शब्द को, जाइंट याद रखो, जाइंट। दैत्य या राक्षस को क्या बोलते हैं अपने, जाइंट। अब राक्षस कैसे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, दैत्य कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। तो इसलिए कोई विशाल आकार है किसी चीज का, तो उसको क्या बोल सकते हैं, जाइजेंटिक भी बोल सकते हैं, और जाइगेंटिक भी बोल सकते हैं, जाइगेंटिक, ठीक है। कोलोसल बोल सकते हैं, मेमोथ बोल सकते हैं, और इनोम्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इनोसेंट आपको पता ही है, फ्री फ्रॉम गिल्ट। अगर कोई आदमी है, अगर उस पर किसी प्रकार का कोई गिल्ट नहीं है, तो वो कैसा होगा, इनोसेंट होगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में देखो भाई क्या दे रखा है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनकरेक्टली में देखो बेटा क्या चीज है, एडिक्वेट वर्ड दे रखा है, ऑब्स्टिनेट दे रखा है, अल्ट्रेशन दे रखा है, और एडवाइजेबल दे रखा है। बच्चा कल अपनी क्लास में बात कर रहे थे कि अगर किसी शब्द के लास्ट में ई दे रखा है, और उसके बाद में हमें कोई भी वोवल जोड़ना है, कोई भी वोवल जोड़ना है, तो हमें इस ई को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। जैसे नोटेबल है, कोई चीज नोट है, ठीक है, ठीक है, या फिर जैसे मेक है ना। और बेटा अगर इसमें हमें ए वगैरह कुछ भी आगे कोई भी वोवल जोड़ना है, तो हमें इस ई को हटाना पड़ेगा। तो बच्चा यही चीज यहाँ पर भी तो है ना, एडवाइज है, और एडवाइज में क्या जोड़ रहे हो, एबल, तो हमें एस ई को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपको याद है कल वाली बात, तो मैंने 2 शब्द बताए थे, एक तो लास्ट में क्या आ जाए, जीई, और या फिर क्या आ जाए, सीई। और अगर उसमें आपको कुछ भी जोड़ना है, तो बेटा ई को नहीं हटाना। जैसे चेंजेबल है, तो उसमें ई को हटाओगे या नहीं हटाओगे, उसमें नहीं हटाना। और कल मैंने अपवाद स्वरूप एक शब्द भी बताया था आपको, कौन सा, आर्ग्यूमेंट। शब्द क्या लिखा था, आर्ग्यूमेंट। मैंने बोर्ड पे आर्ग्यू भी लिखा था, और आगे मेंट भी लिखा था। अब बच्चा इसमें बताओ जीई है कि नहीं है, है ना, लेकिन इसमें फिर भी हमें ई को हटाना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट कैसे बनेगा,
ARGUMENT। बच्चा इसमें अपन यहाँ पर ई का यूज नहीं करेंगे आर्ग्यूमेंट में। समझ में आ गई बात? तो इसमें इनअप्रोप्रिएट स्पेलिंग वाला, इनकरेक्ट स्पेलिंग वाला आंसर क्या हो जाएगा अपना? एडवाइजेबल हो जाएगा। ठीक है ना? चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 83 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 83 में देखो क्या दे रखा है। Select the most appropriate option that can substitute the underlined words in the following sentence। बच्चा ये दे रखा है हमें अंडरलाइन किया हुआ पार्ट, है ना? और हमें क्या बनाना है इसका ऑप्शन, इसमें से देखना है कौन सा ठीक है। तो इट इज रेनिंग अ लॉट इन अप्रैल एंड मे बट द समर इज वेरी ड्राई। अच्छा, इट इज रेनिंग लॉट इन अप्रैल एंड मे, बेटा ये हर साल अप्रैल और मई जो आता है, अप्रैल और मई जो आता है साल में, वो एक ही बार आता है या हर साल आता है? और बेटा जो हर साल काम होता है वो रिपीटेड एक्शन है या कोई पर्टिकुलर एक टाइम की घटना है? हर साल की बात है, रिपीटेड एक्शन है। और जो रिपीटेड एक्शन है उसमें लिखना क्या पड़ेगा? या तो वर्ब की पहली फॉर्म और या पहली फॉर्म में एस या ईएस। तो बच्चा ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, और एक चीज और है, ये वाला क्यों नहीं हो सकता भाई? ये वाला क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लास्ट में क्या लगा रखा है? ओन। और बेटा महीने के नाम से पहले ओन का यूज होता ही नहीं है। ओन का यूज होता है या तो वार हो और या फिर तारीख हो। डे और डेट है तो किसका यूज करना है? ओन का। और मंथ और ईयर है तो किसका यूज करना है? इनका यूज करना है। ठीक है ना? अच्छा, ये वाला क्यों नहीं हो सकता कि बेटा सब्जेक्ट कौन है? इट। तो इट के साथ बेटा सिंगुलर वर्ब थोड़े, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे तो फिर एस या एस होना चाहिए। यहाँ पर वर्ब की पहली फॉर्म थोड़ी ना आ सकती है। ठीक है? अच्छा, विल का, और विल के साथ देखो इसने एस या एस लगा रखा है, तो बेटा मोराल्स के साथ पहली फॉर्म में एस या एस तो अपन जोड़ ही नहीं सकते। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो नेचुरल सी बात है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या दिया है भाई? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ये सारे जो शब्द दे रखे हैं हमें भाई, इसका क्या बताना है? वन वर्ड बताना है। एक बंदा, एक पर्सन जो क्या कर ले? कंफर्म कर ले टू एक्सेप्टेड बिहेवियर और एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस। जो एस्टेब्लिश्ड का मतलब नई है या पहले से चली आ रही? पहले से चली आ रही क्या चीज है? प्रैक्टिसेस है। और उसको कोई आदमी क्या कर ले? कंफर्म कर ले, उनको मान ले, तो कंफर्मिस्ट आदमी हो जाएगा। और अगर रटी रटाई जो पुरानी ट्रेडिशंस है उनको ना माने तो नॉन कंफर्मिस्ट हो जाएगा वो आदमी। तो बच्चा हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कंफर्मिस्ट हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, साइकोलॉजिस्ट कौन होता है भाई? जो लोगों के माइंड का और बिहेवियर का अध्ययन करता है। तो क्या बन जाएगा? वन हु, एक आदमी जो स्टडीज पीपल्स माइंड एंड बिहेवियर, माइंड एंड बिहेवियर। बच्चा वो कौन हो जाएगा भाई? साइकोलॉजिस्ट हो जाएगा। ठीक है ना? सोशलिस्ट कौन हो जाएगा? सोशलिस्ट आदमी वो होता है जो ये चाहता है कि जितने भी इनकम के जो सोर्सेज है उन पर किसका, कोई इंडिविजुअल एक बंदे का अधिकार होना चाहिए या पूरी सोसाइटी का? पूरी सोसाइटी और समाज का अधिकार होना चाहिए। वो आदमी कौन होती है? सोशलिस्ट होती है। रिबेल कौन होती है भाई? जो सरकार के या किसी सिस्टम के खिलाफ उठ खड़ी होती है। किस चीज के लिए? बदलाव लाने के लिए, है ना? तो इसको क्या बोल सकते हैं? ए पर्सन, एक बंदा, हु फाइट्स, जो आदमी लड़ता है अगेंस्ट, सरकार के खिलाफ भी हो सकता है। ठीक है ना? और या फिर जो रटे रटाई पुराने नियम है उनको भी बोल सकते हैं। एक्सेप्टेड रूल्स भी बोल सकते हैं। एक्सेप्टेड रूल्स के, एक्सेप्टेड रूल्स बेटा किस चीज के लिए? बदलाव लाने के लिए। टू ब्रिंग चेंजेस, टू ब्रिंग चेंजेस, बदलाव लाने के लिए। ठीक है? हाँ, तो भाई ऐसा आदमी कौन हो जाएगा? रिबेल हो जाएगा। ऐसे आदमी को अपन बोल सकते हैं रेवोल्यूशनरी। ऐसा आदमी कौन होता है बच्चा? रेवोल्यूशनरी। ठीक है? ऐसे आदमी को अपने बोल सकते हैं इंसर्जेंट। ऐसे आदमी को अपन क्या बोल सकते हैं भाई? इंसर्जेंट बोल सकते हैं ऐसे आदमी को। बगावती आदमी, विद्रोही आदमी। ऐसे आदमी को अपन बोल सकते हैं इंसर्जेंट, रेवोल्यूशनरी। और ऐसे आदमी को अपन रिबेल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो अगर ये चीज, साइकोलॉजिस्ट और एक साइकियाट्रिस्ट भी होता है। अगर कोई दिमाग की बीमारियों का इलाज करता है तो बेटा वो साइकोलॉजिस्ट नहीं होता, वो साइकियाट्रिस्ट होता है। और साइकोलॉजिस्ट होता है वो दिमाग और लोगों के व्यवहार का अध्ययन करता है। ये आदमी कैसे बात करता है, कैसे चलता है, कैसे घूमता है, किस तरीके से बिहेवियर का स्टडी करता है वो आदमी, है ना? चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं भाई, सॉरी 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या दे रखा है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। बच्चा खाली स्थान दे रखा है हमें, ठीक है? और इन चारों में से हमें देखना है इसका। दे सेट बाय द रिवर बैंक, वो बैठे कहाँ पे? नदी के किनारे पे, विद देयर लेग्स इन द वाटर, और उनके जो टांगे हैं वो पानी में डूबी हुई है।
तो जब आपकी दीवार वगैरह पर कहीं पर बैठे हो और आपकी टांगे ऐसे झूल रही है, उसको बोलते हैं डेंगल करना। उसको क्या बोलते हैं? डेंगल करना। इसका मतलब होता है टू हैंग फ्रीली। इसका मतलब होता है टू हैंग, झूलना, और कैसे? फ्रीली। या इसका मतलब एक और भी हो सकता है, किसी चीज को इस तरीके से थामना कि वो वस्तु है वो हवा में झूलती रहे। टू होल्ड समथिंग, टू होल्ड समथिंग, किसी चीज को इस तरीके से थामना दैट इट हैंग्स, कि ये झूलती रहे फ्रीली। ठीक है बेटा, ऐसे एक इडियम दे रहा हूं आपको, एक मुहावरा दे रहा हूं। डेंगल द कैरेट। घर पे जाके आज देखना है डेंगल द कैरेट, और डेंगल द बेट भी कह सकते हो जिसको। ठीक है बेटा, मैं कल आपसे क्लास में ये पूछूंगा इस मुहावरे का मतलब क्या होता है। ठीक है, डेंगल द कैरेट या डेंगल द बेट। स्विम का आपको पता ही है, ठीक है, डांस का आपको पता ही है, और वॉशिंग का आपको पता ही है। ठीक है ना? तो चलो भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में बच्चा क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या दे रखा है भाई? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। शब्द क्या दे रखा है? सेमिनियन। ये तो कुछ उल्टा सीधा सा ज्यादा ही बना रखा है। मुझे पता है, आपने 100 आउट ऑफ 100 सभी को पता है क्या चीज है। फिनोमेनन। फिनोमेनन। और आपको ये भी बताइए इसका प्लूरल क्या बनेगा। ओ एन को हटाकर क्या लगा दो? ए लगा दो, तो बच्चा इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? और ऐसा शब्द तुरंत याद आ गया ना, क्राइटेरियन। दूसरा शब्द क्या होता है? एसआई, क्राइटेरियन। ठीक है ना? क्योंकि हम बच्चा इस चीज को 50 बार पढ़ चुकी है कि ये दो ऐसे शब्द है, एक शब्द और भी होता है क्राइटेरियन और फिनोमेनन है ना, इन दोनों का प्लूरल कैसे बनाना है? ओ एन को हटा दो और वहां पर ए लगा। ठीक है, तो बच्चा हमारा एक्चुअल जो वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फिनोमेनन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या दे रखा है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सेरेनिटी। सेरेनिटी किसको बोलती है भाई? कंडीशन ऑफ बीइंग पीसफुल एंड काम, एकदम शांति। द स्टेट, अवस्था ऑफ बीइंग पीसफुल एंड काम, एंड काम, एकदम शांत वातावरण और शांति की अवस्था होती है, उसको बेटा क्या बोलते हैं? सेरेनिटी। उसको क्या बोलते हैं? सेरेनिटी। और ट्रैंक्विलिटी का मतलब भी क्या होता है? शांति। और ट्रैंक्विल का मतलब क्या हो जाएगा? शांत। और ट्रैंक्विलिटी है तो शांति। बेटा ये ट्रैंक्विल है तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और ट्रैंक्विलिटी है तो शांति। इसी प्रकार सेरेनिटी है ये। इसके लिए एक दो शब्द और बताता हूं मैं आपको। इसको अपन बोल सकते हैं, इसके लिए एक अच्छा सा शब्द होता है क्वाइटनेस। इसको अपने बोल सकते हैं क्वाइटनेस। शब्द है ना कीप क्वाइट, तो क्वाइट का मतलब शांत होता है, और बेटा शांति है तो क्या बन जाएगा? है ना? और इसको पीस भी बोल सकते हैं। इसको क्या अपन बोल सकते हैं? पीस भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, सेरेंडिपिटी, इसका मतलब होता है, अच्छा शब्द है इसको ध्यान रखना। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है संयोग से आपको कोई अच्छी चीज मिल जाए, कोई प्लेजेंट या फायदे वाली चीज आपको मिल जाए, लेकिन आपका प्लान था या संयोग से मिल जाए, उसको बेटा सेरेंडिपिटी बोलती है। इसका मतलब होता है टू हैपन, टू हैपन या हैव, या फाइंड भी कह सकते हैं इसको अपन, यहां पर फाइंड भी कह सकते हैं। समथिंग, किसी चीज वैल्यूएबल, या जिसको प्लेजेंट भी बोल सकते हैं। प्लेजेंट है तो बेटा बेटा बुरी चीज होगी कि अच्छी चीज होगी? अच्छी चीज। अच्छा, प्लान के साथ मिल जाना या बाई चांस मिल जाना? बाई चांस, बाई चांस। ठीक है ना? तो इसके लिए मैं दो तीन शब्द भी बताना चाहता हूं आपको। विंडफॉल, आप किसी आम के पेड़ के नीचे बैठे हो और आपकी झोली में एकदम पका पकाया आम आके हवा से गिर जाए, तो आपने कुछ प्रयास किया या अपने आप हुआ? उसको विंडफॉल बोलते हैं, विंडफॉल। विंडफॉल, ठीक है ना? उसको लक बोल सकते हैं। और इसके लिए एक प्यारा सा शब्द और होता है फ्लूक, तुक्का। फ्लूक, FLUK, फ्लूक, उसको बेटा फ्लूक भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? चांस भी बोल सकते हैं इसको। इसको फ्लूक बोल सकते हैं, लक बोल सकते हैं, विंडफॉल बोल सकते हैं, और इवन चांस भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? परमानेंस बेटा कैसी कंडीशन होती है भाई? परमानेंस टेम्पोरेरी होने की या लॉन्ग टर्म चलने की? लंबे टाइम तक कोई चीज एग्जिस्ट करने की कंडीशन को क्या बोलते हैं? द स्टेट ऑफ समथिंग कंटिन्यूइंग और लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसको क्या बोलते हैं बेटा? परमानेंस। ठीक है? और उल्टा है तो क्या हो जाएगा? टेम्परेरी हो जाएगा, टेम्परेरी हो जाएगा। एफीमेरल जिसको बोल सकते हैं, एफीमेरल। ठीक है ना? मिस फॉर्चून क्या होता है भाई? गुड लक या बैड लक? बैड लक। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? बैड लक। इसको अपन बोल सकते हैं बैड लक। इसको अपन क्या और क्या बोल सकते हैं बेटा? डिजास्टर। डिजास्टर। इसको बेटा अपन मिसहेप भी बोल सकते हैं। अगर किसी बंदे के साथ कोई मिसहेप हुआ तो बेटा अच्छी बात हुई कि बुरी बात हुई?
बुरी बात हुई है ना, तो मतलब उसके साथ क्या हुआ, कोई मिसफॉर्चून आया उस बंदे पे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा भाई अपना 87 क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। क्वेश्चन नंबर 88 पे बच्चा क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन ट्रिफलिंग। ट्रिफलिंग चीजें होती है बेटा कोई बहुत ज्यादा महत्व की नहीं है, ऑफ नॉट मच इंपॉर्टेंस बेटा चीजें कोई बहुत ज्यादा महत्व की है या बहुत ज्यादा महत्व की नहीं है, महत्व की नहीं है, उसको ट्राइफल बोलते हैं, ट्राइफल बोलते हैं, ठीक है ना। कंसीडर करने के लायक है, कंसीडर करने के लायक नहीं है, नहीं है, तो इसके लिए मैं 2-3 शब्द देना चाहूंगा आपको। इनकंसिडरेबल, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इनकंसिडरेबल, ठीक है। ट्रिवियल, जिसको अपन बोल सकते हैं ट्रिवियल, जिसको अपन बोल सकते हैं ट्राइफलिंग, तो आ ही गया। इसके इसके जैसा एक शब्द और होता है बेटा ट्रिवियल, और एक शब्द होता है ट्रेमर, जिसको अपन ट्रेमर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इनकंसिडरेबल हो गया, ट्रिवियल हो गया, ट्राइफल भी बोल सकते हैं, जिसको ट्राइफल, ट्राइफल भी बोल सकते हैं। फ्रीवलस, जिसको अपन बोल सकते हैं फ्रीवलस, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, फ्रीवलस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बताओ भाई इसमें से ट्राइफलिंग के लिए कौन सा शब्द हो जाएगा, जब बहुत कम वैल्यू वाली चीज है, सिनोनिम बताना है, तो क्या हो जाएगा, ट्राइवियल हो जाएगा। ग्लेड का मतलब क्या हो जाएगा, हैप्पी, खुश को अपन गे भी बोल सकते हैं, हैप्पी एंड गे, ठीक है ना। इनोसेंट है तो कैसा होता है, फ्री फ्रॉम गिल्ट, जिस पर कोई किसी प्रकार का आरोप अपराध नहीं है। डिलिक्टेंट क्या होता है, अनिच्छुक, किसी काम को करने का अनिच्छुक, नॉट वांटिंग टू डू समथिंग, नॉट वांटिंग भी कह सकते हो, और जिसको अनविलिंग भी कह सकते हो भाई, अनविलिंग टू डू समथिंग, समथिंग। अच्छा ऐसा बंदा इंक्लाइंड है या डिसइंक्लाइंड है, डिसइंक्लाइंड। इंक्लिनेशन का मतलब होता है आप में कोई काम करने की इच्छा है, और डिसइंक्लिनेशन का मतलब, तो इसके लिए अपने एक शब्द कौन सा यूज कर सकते हैं इसके लिए, डिसइंक्लिन्ड, इसको बोल सकते हैं अपने डिसइंक्लाइंड भी बोल सकते हैं, और डिसइंक्लिन्ड भी बोल सकते हैं। डिसइंक्लिन्ड मतलब किसी काम को करने की इच्छा नहीं है, ऐसे इसको बेटा अनविलिंग भी बोल सकते हैं, अनविलिंग मतलब किसी काम को करने की उसकी इच्छा नहीं है, ठीक है ना। चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 89 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 89 में क्या, एक सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर, रीअरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। बेटा एबीसीडी हमें दे रखे हैं, ठीक है ना, हमें इन चारों को क्या करना है, प्रॉपर ऑर्डर में जमाना है, ठीक है ना। तो बताइए वे क्या दे रखा है, इट इंक्लूडेड, शुरुआत में क्या दे रखा है, इट, तो इट तो बेटा प्रोनाउन है, तो नेचुरल सी बात है, देखना पड़ेगा ये किस नाउन के लिए यूज हो रहा है। इसके बाद में इसने दे रखा है द न्यू पॉलिसी, ठीक है। फिर दे रखा है इसने हाउएवर, आपको एक बात का पक्का पता लग गया कि हाउएवर वाला सबसे एंड में जाएगा, ठीक है ना। हाउएवर वाला सेंटेंस होता है वो 99% क्या चांस होता है उससे हमारा जो पैराजम्बल है वो कंक्लूड करेगा, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद में फिर से दे रखा है द पॉलिसी। बच्चा मुझे एक बात बताओ, यहां तो लिखा है द पॉलिसी, और यहां पर लिखा है द न्यू पॉलिसी, यानी एक बार तो नाउन के साथ एडजेक्टिव है और एक बार एडजेक्टिव नहीं है, तो पहले कौन सा जाना चाहिए, जिसके साथ एडजेक्टिव दे रखा हो वो, है ना। तो इसका मतलब, अच्छा इट का यूज किसके लिए हो रहा है बच्चा, इसी पॉलिसी के लिए, क्योंकि पॉलिसी ना कोई आदमी है ना कोई औरत है, आदमी होता तो ही लगाते, औरत होता तो शी लगाते। तो इसका मतलब ये वाला वाक्य और ये वाला वाक्य पहले जाएगा, इट वाला वाक्य तो बाद में जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन सा लिख दूं, न्यू पॉलिसी वाला, इसका मतलब बी हमारा सबसे पहले जाएगा, ठीक है ना। और बेटा एंड किससे करेंगे अपने, सी से एंड करेंगे, तो ऐसा ऑप्शन देखो भाई जिसमें बी सबसे पहले हो और सी से अपन एंड कर रहे हो, बेटा ए हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बी के बाद में फिर देखो अभी सी द न्यू पॉलिसी के लिए किसका यूज हो रहा है, इट के लिए, उसके बाद में फिर से क्या आ जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, और सी से हमारा सेंटेंस है वो कंक्लूड कर जाएगा, तो हमारा आंसर बन जाएगा बी ए डी सी। चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 90 में बच्चा क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या दे रखा है भाई, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट टू द अंडरलाइन सेगमेंट। बेटा यहाँ पर ये दे रखा है ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशियां, सभी को पता है, 99.99% बच्चे को पता है बेटा, जॉय हो जाएगा, खुशियों को बोलते क्या है, जॉय बोलते हैं, है ना। सरप्राइज किसको बोलते हैं, एस्टोनिशमेंट, हैरानी, ठीक है ना। एजिटेशन किसको बोलते हैं, एजिटेशन, एजिटेशन बगावत, आंदोलन, ठीक है ना। हेजिटेशन किसको बोलते हैं, संकोच किसी काम करने का। फियर किसको बोलते हैं, डर किसी चीज का, थ्रेट, है ना। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में क्या दे रखा है भाई।
क्वेश्चन नंबर 91 में बेटा फिर से इसने दे रखा है फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। बच्चा पैसिव दे रखा है और हमें बनाना क्या है, एक्टिव। तो हमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, वर्ब देख लो बस, है ना। तो वर्ब में क्या दे रखा है इसने, इज आर एम के साथ बीइंग दे रखा है। बच्चा बीइंग दे रखा है तो बीइंग हटा दो, वाईएनजी लगा दो। अच्छा, इज की जगह आर भी लगाना पड़ सकता है, डिपेंड किस पे करता है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देख लो वर्ब के इसके वर्ब के बाद में किसको दे रखा है, आर ग्रुप। अब ग्रुप है वो सिंगुलर होता है, ग्रुप में मेंबर तो हो सकता है ज्यादा हो लेकिन ग्रुप तो सिंगुलर है ना। तो देख लो आर ग्रुप भी दे रखा हो और साथ में इज आईएनजी भी दे रखा हो। बच्चा ये देखो आर ग्रुप भी दे रखा है और इज आईएनजी भी दे रखा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 92 में बेटा दे रखा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ग्रेव। ग्रेव के दो अर्थ होते हैं भाई। ग्रेव का एक मतलब तो होता है बुरा, सीरियस। सैड को भी कह सकते हैं। ग्रेव फेस का मतलब अगर कोई बंदे का ग्रेव फेस है तो कैसा है, अनहैप्पी और सैड है ना। तो इसको सैड भी बोल सकते हैं। लेकिन बेटा इसको एक चीज और को भी बोल सकते हैं, कब्र को भी बोल सकते हैं, है ना। तो ए प्लेस, एक जगह, वेयर डेड बॉडीज आर बरीड। डेड बॉडीज बरीड, बरी करने का मतलब क्या होता है बेटा, दफनाना। और बर्न करने का मतलब जलाना, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्रीमेटोरियम हो जाएगा। शमशान है तो क्रीमेटोरियम हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ग्रेव का मतलब वो सीरियस होता है, तो बेटा इसका क्या बनेगा, फिर इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा, फ्रीवलस हो जाएगा, फ्रीवलस। इसका मतलब तो सीरियस है और फ्रीवलस का मतलब कोई बहुत ज्यादा सीरियस बात नहीं है। इसके 3-4 सिनोनिम अभी अभी लिख के हटे हैं। ट्राइफलिंग, क्या क्या लिखे थे इसके लिए, ट्राइफलिंग, ठीक है, ट्राइफल, ठीक है, फ्रीवलस भी लिखा था, फ्रीवलस भी लिखा था, ठीक है ना, ट्रिवियल भी लिखा था, ट्रिवियल, है ना। तो बच्चा इन सभी शब्दों का मतलब क्या होता है, कोई बहुत ज्यादा महत्व वाली चीज नहीं है। और सीरियस, ग्रेव का मतलब क्या होता है, समथिंग इज सीरियस, ठीक है। नोमेड कौन होते हैं, बंजारे, घुमक्कड़, जिसका कोई खाना बदोश, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता है ना, उसको बोलते हैं नोमेड। तो बोल सकते हैं ए मेंबर ऑफ एन ट्राइब, ए मेंबर ऑफ ए ट्राइब, कोई जनजाति का आदमी। बच्चा जो क्या करे भाई, एक जगह टिक के रहे या एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहे, हाँ, तो क्या हो जाएगा, हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस, एक से दूसरी जगह पे भटकता ही रहे। इसके लिए एक प्यारा सा शब्द होता है जिप्सी, जिप्सी, बंजारा, जिप्सी, जिप्सी। और इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा शब्द और होता है वेफेरर, वेफेरर। बेटा वेफेयर का मतलब होता है ट्रेवल, और ये ट्रेवल करने वाला है, तो इसलिए मैं इसमें एक आर और जोड़ देता हूँ, ठीक है ना। तो इसको वेफेरर भी कह सकते हो और जिप्सी भी कह सकते हो। बहुत ही एक शब्द ऐसा बता रहा हूँ जो आपको ऑलरेडी पता है। बेटा वॉन्डर करने का मतलब क्या होता है, भटकना। तो वॉन्डरर कौन हो जाएगा, भटकने वाला हो जाएगा, वॉन्डरर, भटकने वाला, ठीक है। तो नोमेड का ये मतलब है। फॉरेन कौन सा होता है भी, खुद का देश या दूसरा देश, ए कंट्री दैट इज नॉट वंस ओन, ठीक है ना। इसको अपन बोल सकते हैं ए कंट्री, एक देश, दैट इज नॉट वंस ओन, एक देश जो खुद का अपना मुल्क नहीं है। बेटा उसको क्या बोल सकते हैं अभी, दूसरे देश को क्या बोल सकते हैं, एलियन, नॉन नेटिव। नेटिव होता है मूल नागरिक, नॉन नेटिव मतलब मूल नागरिक नहीं होना। इसके लिए एक अच्छा सा शब्द बता रहा हूं, एग्जोटिक। इसको अपन बोल सकते हैं एग्जोटिक भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो आंसर कुल मिला के ग्रेव का क्या बना था हमारा, फ्रीवलस, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 93 चेक करते हैं क्या दे रखा है भाई। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। बेटा ये वाले शब्द दे रखे हैं ना, और हमें इसका बनाना है वन वर्ड। तो सवाल क्या है, संवैधान, कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब संवैधानिक, राइट बोले तो अधिकार किस चीज का, वोट डालने का। बेटा उसको फ्रेंचाइज बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेंचाइज, मतलब राइट टू वोट। पोलिंग किसको बोलते हैं, जैसे वोटिंग हो रही है उस दिन आप बोलते हो ना, अरे क्या हो रहा है कि पोलिंग चल रही है अभी, इसका मतलब एक्टिविटीज, ठीक है ना, एक्टिविटीज ऑफ वोटिंग, ऑफ वोटिंग। वोटिंग वाले दिन जो गतिविधियां चल रही होती है ना, उसको बोलते हैं पोलिंग चल रही है, अभी पोलिंग हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, वोटिंग किसको बोलते हैं, प्रोसेस। जैसे हम वोट डाल के किसी बंदे को, कोई पदाधिकारी को चुनते हैं, तो बेटा हमने क्या किया,
वोटिंग किया, तो ये प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ क्या करने की, चुनने की, चुनने की, तो ऑफ चूजिंग एन अथॉरिटी, एक अथॉरिटी को चुनने की प्रोसेस। बेटा किसके द्वारा चुनते हैं उसको, वोट के द्वारा, या जिसको बैलेट भी बोल सकते हो, अथॉरिटी बाई बैलेट भी जिसको कह सकते हो, मतपत्र भी कह सकते हो, और या फिर जिसको वोट भी कह सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, इलेक्टोरेट कौन होती है बेटा, मतदाता, मतदाता, ऑल पीपल, ऑल द पीपल ऑफ एन एरिया या कंट्री, जो क्या कर सकते हैं भाई, हु हैव द राइट टू वोट, है ना, हु हैव, जिनके पास है, राइट, अधिकार, किस चीज का, टू वोट, मतदान करने का। तो बेटा वो लोग कौन हो गए, मतदाता। एक चीज लिखा रहा हूं, ध्यान रखना, इलेक्टोरेट में कभी भी एस का यूज नहीं करना। इलेक्टोरेट शब्द होता है वो अपने आप में पहले से ही क्या चीज है, ये बच्चा पहले से ही अपने आप में शब्द ये प्लूरल होता है, इसमें कभी भी एस का यूज नहीं करना, इसका प्लूरल नहीं बनाना, ठीक है ना। आपके लिए मैं दो शब्द छोड़ रहा हूं, खुद ने देखने आपने। एक तो होता है एनफ्रेंचाइज, एक तो एनफ्रेंचाइज, एक है बेटा डिसएनफ्रेंचाइज। बेटा अगर आप फ्रेंचाइज कर रहे हो तो किसी बंदे को वोट का अधिकार दे रहे हो, छीन रहे हो उससे, देना, तो गिव राइट, गिव राइट टू वोट, किसी आदमी को मतदान का अधिकार देना। और बेटा अगर डिस कर रहे हो तो छीन रहे हो उसे, है ना, टू टेक अवे, टू टेक अवे छीन लेना, टू टेक अवे छीन लेना, द राइट टू वोट, द राइट अधिकार किस चीज का, टू वोट, मतदान करने का। अच्छा बेटा जब छीन रहे हो तो आप उसको क्या कर रहे हो, वंचित कर रहे हो, तो इसकी जगह ये भी लिखा हुआ हो सकता है डिप्राइव ऑफ, टू डिप्राइव मतलब किसी को वंचित कर देना, किस काम से, राइट ऑफ वोट, टू डिप्राइव ऑफ, टू डिप्राइव समबडी, किसी बंदे को डिप्राइव कर देना किस चीज से, ऑफ द राइट, अधिकार किस चीज का, वोट डालने का, टू वोट, ये हो जाएगा। डिप्राइव करने का मतलब क्या होता है, छीन लेना, किसी को वंचित कर देना, समबडी किसी आदमी को, किससे, राइट से, और वो राइट किस चीज का है, वोट का। तो बेटा आप उसको फ्रेंचाइज कर रहे हो या डिसएनफ्रेंचाइज कर रहे हो, और अगर मत वोट डालने का अधिकार दे रहे हो तो उसको आप फ्रेंचाइज कर रहे हो, एनफ्रेंचाइज कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या बन गया भाई, अपना आंसर क्या बन जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट, उसको क्या बोलेंगे, फ्रेंचाइज करना, फ्रेंचाइज करना, ठीक है। अच्छा एक शब्द देखना, ये भी मतदान के संबंधित है, आजकल मुझे बताना इसका मतलब क्या होता है, सफरेज। जब आपकी 18 साल की उम्र हो जाती है ना वोट डालने की, उसको सफरेज बोलती है। और इसको मैं ऐसे याद करवाता हूँ आपको, कई बार बताता हूँ ना, सफर मतलब कष्ट उठाना, और एज मतलब उम्र, 18 साल की उम्र तक कष्ट उठाना कि मुझे भी वोट डालने दोगे, नहीं मुझे भी वोट नहीं, अभी नहीं, अभी तो छोटा है। और जैसे 18 साल की होगी तो आपको मताधिकार मिल गया, तो सफरेज को बोलते हैं 18 साल की आयु हो जाना, यानी आपकी वो आयु हो जाना जब आप अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं, उसको सफरेज बोलते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 94 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं अभी क्या दे रखा है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फॉर द गिवन सिचुएशन। बेटा एक सिचुएशन दे रखी है सेंटेंस में, हमें इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करना है, इनमें से चुनना है कौन सा सेट बैठ रहा है। औरंगजेब द फेमस मुगल रूलर, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध मुगल शासक थे, फाउंड दैट, उन्होंने पाया दैट ही हैड कॉट, कि उन्होंने पकड़ लिया था, सम्मन किसी बंदे को, मोर पावरफुल, जो उनसे ज्यादा शक्तिशाली है, देन हिम, किससे, औरंगजेब से। यहाँ पर हिम का यूज ही किसके लिए हो रहा है, औरंगजेब के लिए। इन द फॉर्म ऑफ द ब्रेव मराठा शिवाजी, और किसके रूप में मिला वो बंदा उसको, बहादुर मराठा, कौन से, शिवाजी के रूप में। तो अगर आपने अपने से शक्तिशाली बंदे से पंगा ले लिया तो उसको बोलती है के चेटार्टर। अगर आपने अपने से शक्तिशाली ओपोनेंट के साथ पंगा ले लिया तो उसको बेटा टार्टर बोलते हैं, केचे टार्टर। और टार्टर किसको बोलते हैं, प्लेग शब्द देखना, जब टार्टर शब्द आप देखोगे ना तो आपके आगे प्लेग नाम जरूर आएगा, चेक करना आज इसको क्या बोलते हैं, प्लेग, ये जरूर देखना, दांतों पे जमती है उसको प्लेग बोलते हैं, वो क्या होता है चेक करना आज। अच्छा चेंज एंड्स का मतलब क्या होता है भाई, मालिक बदल जाना। जैसे मैंने कोई चीज खरीदी, फिर वो आपको बेच दी, आपने और आगे बेच दी, तो क्या हो रही है, ओनर है वो चेंज हो रही है, ठीक है ना, चेंजिंग द ओनरशिप।
फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, अनदर पर्सन, तो उसको बोलते हैं चेंज हैंड्स, ठीक है ना। ब्लेज द ट्रेल, ब्लेज द ट्रेल का मतलब अंधेरी रात है और उसमें एक बंदा मतलब कोई पगडंडी है जिस पर कोई आज तक गया हुआ नहीं है, उस पर वो पगडंडी में खड़ा है, उसने ब्लेज का मतलब आग भी जला रखी है अपने पास, तो क्या कर रहा है, लोगों को रास्ता दिखा रहा है कि ये पगडंडी आप मेरे पीछे पीछे आते जाओ। तो कोई किसी सेक्टर में पहला आदमी होना जो उस रास्ते पे खुद भी पहला है और जो लोगों को भी रास्ता दिखा रहा है, उसको बोलते हैं ब्लेज द ट्रेल। इसको ये बोल सकते हैं टू बी द फर्स्ट, टू बी द फर्स्ट कौन सा आदमी बनना, पहला आदमी, किस, टू डू समथिंग, कोई काम करने वाला, टू डू समथिंग, ठीक है। और वो दूसरों को भी शो करता है, हु शोज अदर्स, हु शोज अदर्स, वो दूसरों को भी बताता है कि हाउ टू डू इट, कि इस काम को कैसे करना है, हाउ टू डू इट। ऐसे बंदे कौन होते हैं अभी, पायोनियर, ऐसे बंदों को बेटा क्या बोलते हैं, पाइनियर बोलते हैं ऐसे बंदों को, पाइनियर। पाथ फाइंडर भी बोल सकते हैं ऐसे बंदे को, अपन क्या बोल सकते हैं, पाथ फाइंडर, जिसने पहली बार कोई रास्ता खोजा, पाथ बोले तो रास्ता और फाइंडर है तो खोजने वाला, ऐसे आदमी को बच्चा अपन क्या बोल सकते हैं, पाथ फाइंडर भी बोल सकते हैं। अच्छा, निप इन द बड, निप का मतलब होता है काट देना, बड मतलब कली, कोई फूल है उसकी कली बनी, उसको हमने काट दिया तो यानी उसको फलने फूलने का मौका ही नहीं दिया। किसी चीज को क्या कर देना, या तो स्प्रेस कर देना या डिस्ट्रॉय, टू स्प्रेस, दमन कर देना किसी चीज का, या डिस्ट्रॉय कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। बेटा कौन सी स्टेज पे, अर्ली स्टेज पे या लेटर स्टेज पे, एट एन अर्ली स्टेज, एट एन अर्ली स्टेज, शुरुआती अवस्था में, एट एन अर्ली स्टेज, ठीक है ना, उसको बोलते हैं बेटा निप इन द बड। तो ये आपके चारों के चारों हो गए। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा भाई इसका, केच ए टार्टर, अपने से शक्तिशाली बंदे से कोई पंगा ले लेना, ठीक है ना, ये हो जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 95 में बेटा दे रखा है एज बेस्ड एज, अंडरलाइन कर रखा है हमें इसको। अच्छा, सभी को याद है, टोटल जनों को आप में से मुझे भरोसा है कि इस सवाल का पता है कि एज एज आ जाए और या सो एज आ जाए तो बच्चा बीच में डिग्री कौन सी आती है, हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री आती है, हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, ठीक है ना। बच्चा अगर दे ना जाए तो इसके पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आती है, कंपैरेटिव डिग्री है तो या तो किसी शब्द के पहले क्या लगा रखा होगा, मोर लगा रखा होगा, और या किसी शब्द में er जोड़ रखा होगा, जैसे वाइजर, वाइजर वाइजर तो क्या बना रखा होगा, वाइजर, और ब्यूटीफुल है तो क्या बना रखा होगा, मोर ब्यूटीफुल। बच्चा अगर सुपरलेटिव डिग्री है, नेचुरल सी बात है, अगर ओव दे रखा है या इन दे रखा है बाद में तो इसके पहले सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी। सुपरलेटिव डिग्री है तो या तो किसी शब्द में क्या जोड़ रखा होगा, est, और बच्चा या किसी शब्द के पहले क्या जोड़ रखा होगा, मोस्ट, और हमें पता है सुपरलेटिव डिग्री है तो साथ में क्या लगा रखा होगा, दे भी लगा रखा होगा, है ना। तो देख लो, जब एज एज आ गया तो बीच में क्या आना चाहिए, या तो गुड आना चाहिए और या फिर वेल आना चाहिए, ये तो आना ही नहीं चाहिए देन वाला तो, ठीक है ना। बेटर तो आना ही नहीं चाहिए क्योंकि बेटर है वो तो कंपैरेटिव डिग्री है, किसकी, गुड और वेल दोनों की कंपैरेटिव है, तो या तो गुड आना चाहिए और या वेल आना चाहिए। अब यहाँ पर गुड आई या वेल आई, अब देखो अपने पास वर्ब दे रखी है डांस करना, डांस करना शब्द क्या चीज है, वर्ब, और बच्चा वर्ब के बाद आता है वो एडजेक्टिव आता है कि एडवर्ब आता है, वर्ब के बाद वाला एडवर्ब आता है, और हमें ये पहले से पता है कि गुड होता है वो क्या चीज होता है, एडजेक्टिव होता है, और वेल होता है वो क्या चीज है बेटा, एडवर्ब होता है। तो हमें यहाँ पर एडवर्ब की जरूरत है कि एडजेक्टिव की जरूरत है, हमें एडवर्ब की जरूरत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एज वेल एज हमारा आंसर हो जाएगा। और बच्चा यहाँ पर वेल शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, ये इस डांस करने की विशेषता बता रहा है, और डांस करना शब्द क्या चीज है, वर्ब, और जो वर्ब की विशेषता बताते हैं वो कौन होते हैं, वो एडवर्ब होते हैं, और जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो कौन होते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर एडजेक्टिव की नहीं, हमें एडवर्ब की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या दे रखा है, ये तो आ गया कॉम्प्रीहेंशन, और साथ में दे रखे हैं इसके क्वेश्चन भी, है ना। तो ये तो भाई अपना पैसेज हो गया, तो बच्चा इसका मतलब तो 500 क्वेश्चन ये इसमें मिल जाएंगे अपने को, है ना। तो दे क्या रखा है इसने, व्हाट इज द इंडियन टैलेंट फॉर एक्वायरिंग मटेरियल वेल्थ लेड टू, व्हाट इज वो कौन सी चीजें हैं जो हैज लेड लेकर गई है, हैज ए वेड के साथ मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी चाहिए, थर्ड फॉर्म, वो कौन सी चीज है जो हमें लीड करके गई है, लीड करने का मतलब क्या है, लेकर गई है हमें कहां पर, द इंडियन टैलेंट फॉर एक्वायरिंग मटेरियल वेल्थ, कि इंडियन टैलेंट को ऐसा क्या मिल गया जिसकी वजह से वो मटेरियल वेल्थ की तरफ चले गए, किसकी, उनको क्या चीज हासिल हो गई, उनको क्या चीज मिल गई। मटेरियल वेल्थ कौन सी होती है, दिमाग वाली या भौतिक चीजें, भौतिक चीजें। तो देखते हैं भाई क्या दे रखा है, सच एग्जांपल्स ऑफ कमर्शियल सक्सेस ऑफ इनोवेटिव
देखो कमर्शियल सक्सेस आ गया, सच एग्जांपल्स आ गए ना। अब इसमें देखो क्या क्या चीजें हैं। कमर्शियल सक्सेस, इनोवेशन, ड्राइव, विजन, डिटर्मिनेशन, अडेप्टेबिलिटी एंड एडवेंचर, ये वो चीजें हैं आर एंकर्ड इन द बेसिक इंडियन ओपननेस टू, एंड आगे देखो ये टैलेंट फॉर लिखा गया, और इसमें भी क्या दे रखा है, इसमें भी क्या दे रखा है, ये देखो टैलेंट फॉर दे रखा, टैलेंट फॉर दे रखा, और यहाँ पर भी ये देखो क्या आ गया, टैलेंट फॉर अक्वायरिंग मटेरियल वेल्थ, ये देखो मटेरियल वेल्थ दे रखा, और ये देखो यहाँ पर मटेरियल वेल्थ दे रखा। तो अब बताओ मटेरियल वेल्थ के लिए इनमें से कौन से गुण है जो यहाँ पर बता रखे हैं, क्या क्या चीजें दे रखी है। प्रोफेशनल सक्सेस तो इसमें वहां पर कहीं पर दे ही नहीं रखा, तो प्रोफेशनल सक्सेस तो हो ही नहीं सकता, ये नाम तो उसमें कहीं भी है ही नहीं, नहीं है ना। अच्छा, दूसरी चीज क्या, अडेप्टेबिलिटी, वहां पर है, यहाँ पर भी है। क्विक प्रॉफिट एंड अपॉर्चुनिटी, ये नाम बेटा इसमें कहीं नहीं आया अभी तक, नहीं है ना, तो ये वाला भी नहीं हो सकता अपना, ठीक है ना। कमर्शियल सक्सेस, तो कमर्शियल सक्सेस नाम ये रहा। इसके बाद में इनोवेशन, इनोवेशन नाम इसमें है क्या भाई, इनोवेशन, ये रहा इनोवेशन, ये रहा इनोवेशन, और क्या चीज है, अडेप्टेबिलिटी, और बेटा ये रहा अडेप्टेबिलिटी, आ गई तीनों चीजें, तो ये देखो सी हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में क्या दे रखा है भाई। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या दे रखा है ये चेक करते हैं। तो व्हाट आर द वीकनेसेस ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन फर्म्स, बात किन के बारे में हो रही है, फर्म्स के बारे में, संस्थाएं, और वो संस्थाएं है किससे रिलेट करती हुई, इंडिया के लोगों की, इंडियन फर्म्स, तो उनकी क्या बतानी है हमें, वीकनेसेस बतानी है, वीकनेसेस बतानी है, उनकी कमियां क्या है, उनकी कमजोरियां क्या, बच्चा इधर देखो, उनकी खामियां कमजोरियां क्या है वो बतानी है। तो फॉर एवरी सक्सेस स्टोरी, हर सफलता की कहानी के लिए, देयर आर ऑफ कोर्स डजन्स ऑफ फेलियर्स, तो आपको जब भी आपको कोई सफलता की कहानी मिलेगी तो आपको दर्जनों साथ में क्या मिलेगी, असफलताएं भी मिलेगी। जब एक सफलता आती है तो उसके पीछे सैकड़ों असफलताएं छिपी होती है ना। ट्रेडिशनल इंडियन फर्म्स हैव देयर स्ट्रेंथ्स, अब देखो नाम आ चुका है भाई, ये देखो ट्रेडिशनल इंडियन फर्म्स, और ये देखो ट्रेडिशनल इंडियन फर्म्स, तो अब नींद से जाग जाओ, गौर करो। ट्रेडिशनल इंडियन फर्म्स हैव देयर स्ट्रेंथ, के पास क्या चीज है, स्ट्रेंथ है, लेकिन यहाँ पर बात किसके बारे में हो रही है, तो हमें और आगे जाना पड़ेगा। बट ऑल्सो देयर वीकनेसेस, लेकिन उनमें कुछ खामियां भी है, इंडियन जो फर्म्स है ना उनमें क्या चीज है भाई, स्ट्रेंथ के साथ साथ वीकनेस भी, अब वो है क्या, एंड ऑफ दीज, इनमें से, दीज का यूज किसके लिए बात हो रही है, वीकनेसेस के बारे में। ये देखो वीकनेसेस एक है कि ज्यादा, ज्यादा, तो बेटा इसी ज्यादा के लिए यहाँ पर किसका यूज हो गया, दीज का। द मोस्ट डेबिलिटेटिंग, डेबिलिटेट करना क्या होता है, डेबिलिटेट करना, सक्षम बनाया, एबिलिटी है तो क्या चीज होती है, योग्यता, सक्षमता, और डेबिलिटेट है तो कमजोर बनाती है, अक्षम बनाती है। तो वो क्या चीज है, सबसे ज्यादा कमजोर बनाने वाली वीकनेस क्या है, लेक ऑफ टीम वर्क, नंबर एक तो टीम वर्क की कमी, और दूसरा वीकनेस, कमजोरी किस चीज के लिए, क्विक प्रॉफिट की, उनको प्रॉफिट कितनी की देर में चाहिए, तुरंत ही चाहिए, तो आती इन्वेस्टमेंट के साथ ही उनको बेनिफिट चाहिए। तो बच्चा बताओ वो कौन सी वीकनेस है इसमें, एक चीज तो है लेक ऑफ टीम वर्क एंड वीकनेस फॉर क्विक प्रॉफिट, ये रहा, क्या क्या चीजें हैं, लेक ऑफ टीम वर्क एंड वीकनेस फॉर ए क्विक प्रॉफिट, तुरंत तो लाभ चाहिए और टीम के रूप में काम नहीं करना चाहते, दीज आर द टू बेसिक वीकनेसेस, ठीक है ना, ये हो जाएगा भाई। तो इसके बाद में देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 90 कौन सा रह गया, 80 98 पे देखते हैं भाई क्या है, 98 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन क्या, व्हाई इज द डिजायर, बात किसी इच्छा के बारे में हो रही है, तो देखना, गौर करना, किस चीज की, सक्सीड, सफल होने की, मोर इंटेंस, ज्यादा सघन इन इंडिया, भारत में, भारत के लोगों में सफल होने की जो डिजायर है वो ज्यादा इंटेंस क्यों है, इंटेंस का मतलब कम या ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत गहरी, ये इच्छा क्यों है। अब जहां पर भी डिजायर शब्द है आप गौर करिएगा, ठीक है ना। तो क्या दे रखा है इसने, दीज, दीज का मतलब ये कमजोरियां, ये कमियां, दीज का यूज किसके लिए हो रहा है, इसी वीकनेसेस के लिए हो रहा है। तो ये कमियां रिफ्लेक्ट, हमें बताती है, रिफ्लेक्ट करने का मतलब शो करती है। इनग्रेन, इनग्रेन का मतलब होता है जड़ें जमाई हुई किसी चीज ने, जिसने हमारे अंदर गहराई तक अंदर बैठी होती है, उन चीजों को इनग्रेन बोलते हैं, ठीक है ना। वेद, तरीके, ऐसे तरीके हैं जो हमारे अंदर तक बैठ चुके हैं, कहाँ बैठ चुके हैं वो, हमारी थिंकिंग में और हमारी प्लानिंग में, और वो टेम्परेरी है वो चीजें, या मतलब अंदर तक बैठी हुई है, कहाँ पर, हमारी थिंकिंग में और हमारी प्लानिंग में। एंड डज द डिस्ट्रस्ट, और इसीलिए अविश्वास की फीलिंग आती है, एनीवन आउटसाइड द फैमिली, विच इनहिबिट्स, जो क्या कर देती है, रोक लगा देती है। इनहिबिट का मतलब पुश करना या टांग खींचना या आगे बढ़ाना, टांग खींचना, इनहिबिट का मतलब रोकती है, फिर वो चीजें रोकती है। द अडोप्शन ऑफ मॉडर्न प्रैक्टिसेस, जिसकी वजह से हम मॉडर्न प्रैक्टिसेस है उसको अडॉप्ट ही नहीं कर पाते,
क्योंकि हमारे अंदर क्या बैठा हुआ है, डर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से हम नए तरीके अपनाते ही नहीं है ऑफ मैनेजमेंट। इसलिए हम मैनेजमेंट के नए नए मॉडर्न तरीके अपनाते ही नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर क्या चीज है, गहराई तक वो चीजें बैठी हुई है, ठीक है ना। बट सच वीकनेसेस, लेकिन ये ऐसी कमजोरियां आर मोर देन कंपेंसेटेड फॉर बाय द डिजायर। अब ये डिजायर शब्द आ गया भाई, अब यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। ये कमजोरियां हैं, वो क्या होती है, उनकी कमी पूर्ति कर दी जाती है। कंपेंसेट करने का मतलब क्या होता है, किसी की खेती खराब हो जाए और सरकार बदले में उसको कुछ पैसे दे दे, तो उसको क्या कर दिया, हर्जाना दे दिया, घाटे की पूर्ति कर दी, इसलिए उसका नाम क्या होता है, कंपेंसेशन। उसका नाम क्या होता है, कंपेंसेशन। कंपेंसेशन का मतलब होता है घाटे की पूर्ति करना। तो जो कमजोरियां है ना, उन कमजोरियों को पूरा कर दिया जाता है। वो कमजोरी है वो वैसी बनी रहती है, या उसको दूर कर दिया जाता है, किस चीज के द्वारा, बाय द डिजायर, इच्छा के द्वारा। हालांकि कमजोरी तो है, लेकिन लोगों के अंदर इच्छा भी है, किस चीज की, सफल होने की। अच्छा, विच इज प्रोबेबली मोर इंटेंस, और वो इच्छा बहुत ज्यादा इंटेंस है, कहां पर, इंडिया में, गिवन, देखते हुए, किसको देखते हुए, ओमनी प्रेजेंट फियर ऑफ पॉवर्टी। ओमनी प्रेजेंट मतलब किसी एक जगह पर या हर जगह, हर जगह पर किस, क्या चीज है, डर, किस चीज का, पॉवर्टी का, गरीबी का डर। गरीबी के डर के कारण लोग, उनके अंदर जो कमी है, उन कमियों पर भी काबू पा जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर डर इतना है कि यार फेल हो गए तो खराब हो जाएगी चीजें। तो बताओ इसमें फियर वाला पार्ट कहां पर है, इसमें कहां दे रखा है भाई, ड्यू टू फियर ऑफ पॉवर्टी। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें बतानी है अभी। एक तो फियर ऑफ पॉवर्टी है, और दूसरा कट थ्रोट है कंपटीशन। कंपटीशन प्रतियोगिता कितनी का, कट थ्रोट, गला काट प्रतियोगिता, गला काट प्रतियोगिता। इन दो चीजों के कारण लोग उन कमजोरियों के बावजूद आगे बढ़ जाते हैं। तो कौन से में भाई कट थ्रोट वाला कहाँ लिखा हुआ है, फियर वाला कट थ्रोट वाला, दोनों भी, दोनों होने चाहिए जिसमें। फियर, कट थ्रोट कंपटीशन भी है, और डिस्ट्रस्ट ऑफ आउटसाइडर्स ये तो नहीं है बेटा। ये रहा, ये रहा, डी रहा, ये रहा। फियर ऑफ पॉवर्टी नंबर एक, और दूसरा कट थ्रोट है कंपटीशन, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और होल्ड ऑफ है हायरार्की, और ये देखो लिखा हुआ आगे, होल्ड ऑफ है हायरार्की। हो गया। तो ये तीन इसके बेसिक कारण है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या दे रखा है इसमें, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड विद रेफरेंस टू द यूजेज इन द पैसेज। डेबिलिटेटिंग, बेटा ये एक शब्द ध्यान दो, एबल और एबिलिटी। बेटा अगर आप किसी आदमी को एबल कर रहे हो, तो उसको किसी काम के लायक बना रहे हो, या उसका पावर छीन रहे हो, है ना। तो एबिलिटेट का मतलब क्या हो जाएगा, फिर एबिलिटेट का मतलब क्या हो जाएगा, एबिलिटेट का मतलब क्वालिटी, ठीक है। और अगर मैं किसी आदमी को डिबिलिटेट कर दूं, तो डिबिलिटेट कर दूं तो कमजोर बना रहा हूं उसको, ठीक है ना। और हमें बताना है इसका उल्टा, तो बताओ डेबिलिटेट का उल्टा क्या बनेगा फिर, आप उसको कमजोर बना रहे हो, पावर दे रहे हो, पावर दे रहे हो। पावर का मतलब ही क्या होता है, वाइगर। वाइगर का मतलब क्या होता है, शक्ति। वाइगर का मतलब क्या होता है, शक्ति। और अगर आप किसी को शक्ति दे रहे हो, तो क्या कर रहे हो, आप उसको इनवाइग्रेट कर रहे हो, इनवाइग्रेट कर रहे हो, इनवाइग्रेट कर रहे हो। इसी से एक होता है फोर्सफुल, शक्तिशाली चीज होती है, उसको बोलते हैं विग्रस, VIGOROUS, विग्रस। समझ में आ गया बेटा। अब मुझे बात बताओ, एक तो शब्द है इनवाइग्रेटिंग, एक शब्द है वाइगर, एक है इनवाइग्रेट, और एक है विग्रस। बेटा सारे के सारे शब्द बने किससे, वाइगर से बना है, वाइगर से। और वाइगर का मतलब ही क्या होता है, पोटेंट और पावर, शक्ति, पोटेंट और पावर, ठीक है। हाँ, हार्डवर्किंग किसको बोलते हैं भाई, हार्डवर्किंग के लिए और क्या शब्द हो सकता है, आसिडियस, ठीक है, लेबोरियस, ठीक है। और ऐसे बंदे को और क्या बोल सकते हैं अभी, डिलीजेंट बोल सकते हैं, नहीं बोलते मेहनती आदमी को, है ना। और इंडस्ट्रियस भी बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियस भी बोल सकते हैं इसको, इंडस्ट्रियस बोल सकते हैं, डिलीजेंट भी बोल सकते हैं मेहनती को, ठीक है ना। तो बच्चा ये सारे के सारे मेहनती होने के सिनोनिम है, ठीक है ना। ट्रेम्बल करने का मतलब कांपना, कांपना किससे, कोल्ड से भी और फियर से भी कह सकते हो, ठीक है ना। अगर कोई बंदा या तो कोल्ड से कांप रहा है और या फियर से कांप रहा है, तो उसके लिए क्या शब्द यूज करते हो, ट्रेम्बल। दो तीन शब्द दे रहा हूं, याद रखना, शडर, क्वीवर, शिवर, ट्रेमर, ट्रेमर, ठीक है ना। इन सभी का मतलब होता है बेटा कांपना, ठीक है।
अच्छा, एनफीबल उल्टा हो जाएगा भाई, इसका उल्टा। वाइगर का मतलब क्या होता है? शक्ति, और फीबल का मतलब होता है कमजोर। फीबल का मतलब क्या होता है? कमजोर। तो बेटा एन फीबल का मतलब क्या हो जाएगा? कमजोर बना देना किसी को। फीबल का मतलब कमजोर है, और एन जोड़ते ही फिर ये वर्ब बन जाएगी एनफीबलिंग, यानी किसी आदमी को वीक कर देना, वीकन। एनफीबलिंग का मतलब हो जाएगा वीकनिंग। बेटा वीक का मतलब स्ट्रॉन्ग होता है कि उल्टा स्ट्रॉन्ग का? स्ट्रॉन्ग का उल्टा, तो इसका एनफीबल का मतलब भी क्या हो जाएगा? वीकनिंग। ऐसी चीजें जो किसी आदमी को कमजोर कर देती है उसको वीकनिंग बोलते हैं, ठीक है ना। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 100 यानी लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या दे रखा है भाई? 100 नंबर में क्या दे रखा है, चेक करते हैं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, ठीक है ना। शब्द क्या दे रखा है? एसफिक्सिएटिंग। ये देखो एसफिक्सिएटिंग शब्द दे रखा, ठीक है ना। इसने दे रखा है इमेंसिपेटिंग, टायरिंग और स्मोदरिंग और एनोइंग। बड़ा अच्छा शब्द है भाई। एसफिक्सिएट का मतलब क्या होता है? गला घोट के मार देना किसी को। सांस, मतलब किसी बंदे को इस तरीके से, मतलब मुंह पे कपड़ा वगैरह, पिलो वगैरह रख देना कि उसको सांस ना आए और वो बंदा मर जाए, उसी को बोलते हैं स्मोदर करना। इसी को क्या बोलते हैं? स्मोदर करना। स्मोदर करना, ठीक है ना। इसका मतलब होता है टू कवर समबडीज फेस। किस काम के लिए भाई? कवर मतलब ढांपना, समबडीज फेस, किसी का चेहरा, किस लिए? ताकि उसका सांस रुक जाए। टू प्रिवेंट, रोकने के लिए। प्रिवेंट का मतलब रोकने के लिए। समबडी, किसी भी बंदे को, किस काम से? ब्रीदिंग, फ्रॉम ब्रीदिंग। ब्रीदिंग, ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए मैं दो शब्द और बताना चाहूंगा आपको भाई। एक शब्द होता है सफोकेट, सफोकेट करना। एक होता है स्ट्रेंगल करना। सफोकेट का मतलब क्या होता है बेटा? कोई ऐसी जगह जहां पर बिल्कुल हवा, अगर छोटा सा कमरा है उसमें 20-30 आदमी बैठ जाओ तो थोड़ी देर बाद में घुटन होती है कि नहीं होती है? सफोकेट करना बोलती है उसको, है ना। टू डाई, मर जाना, बिकॉज देयर इज नो एयर। टू डाई बिकॉज देयर इज नो एयर, हवा नहीं होने के कारण आप मर जाओ दम घुट के, तो आप क्या कर गए? सफोकेट कर गए, है ना। चोरा चोरी कांड 1922 में हुआ था, याद है? 22 वो सिपाही थे, वो मर गए थे, छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया, आगे गेट लगा दिया, तो वो मर गए। तो उनके मरने को हम किससे जोड़ेंगे? किसकी वजह से मरे? वो सफोकेट करने के कारण। एक होता है स्ट्रेंगल करना, रस्सी से, हाथों से किसी का गला दबा देना, तब भी होगा तो वही सांस बंद हो जाएगी बस, है ना। तो इसको बोल सकते हैं टू किल समबडी। किल मतलब मार देना, समबडी किसी को, बाई स्क्वीजिंग। बाई स्क्वीजिंग किस चीज को? या तो उसके थ्रोट को और या नेक को। हिज या हर, या तो थ्रोट बोल दो, या तो थ्रोट बोल दो, और या क्या बोल दो उसको? नेक बोल दो। अब आगे बाई भी लगाया हुआ सकता है, किस चीज से? या तो बाई हैंड्स और या बाई रोप। हाथों से भी कर सकते हो और रस्सी से भी कर सकते हो, तो या तो बाई हैंड्स और या बाई रोप हो जाएगा। तो गला घोंट के मार देना उसको बोलते हैं स्ट्रेंगल करना, ठीक है। ये हो जाएगा भाई। इमेंसिपेटिंग किसको बोलते हैं? लिबरेट कर देना, मुक्त कर देना। इमेंसिपेट का मतलब लिबरेट कर देना, मुक्त कर देना, किसी को फ्री कर देना। टायरिंग मतलब थका देना, एग्जॉस्टिंग, एग्जॉस्ट कर देना, थका देना, एग्जॉस्टिंग हो जाएगा, ठीक है ना। और एनोइंग है तो इरिटेटिंग। वैक्सिंग, वैक्स करने का मतलब भी क्या होता है? चिढ़ाना, छेड़ना, नाराज कर देना, इरिटेट कर देना, वैक्सिंग, ठीक है। बेटा ये हो जाएंगे अपने आज के सारे क्वेश्चन। अगले पेपर के साथ फिर मिलते हैं, ठीक है।